नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चौरसिया शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा आपको। क्योंकि आज मेरी ये फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है कि मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत हो, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो पहले पूरा देखने की कोशिश करें, फिर इसके बाद में शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमारी मानसिकता ये जाने लगती है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान में आखिर पढ़ क्या रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि बाल विकास पढ़ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि पेडागॉजी पढ़ रहे हैं कि पेडालॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन सब बातों को आज आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात होती है तो पहले जो प्रारंभ में शिक्षा होती थी तो हम देखते हैं मनोविज्ञान उसमें नहीं होता था। ठीक है, और मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जब शिक्षा में हमारी शामिल नहीं था, और मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन करना। ये हम देखते हैं जब मनोविज्ञान शिक्षा में नहीं था तो हम देखते हैं कि शिक्षा में पहले टीचर को पता नहीं होता था कि क्यों एक ही विषय वस्तु को कोई बच्चा देर से समझता है और कम अच्छी तरह से समझ पाता है, और क्यों एक बच्चा जल्दी समझ लेता है और कम समय में समझ लेता है। तो देखिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान हुआ तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा और मनोविज्ञान। तो आइए देखते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन जो कि इंग्लिश का शब्द है, तो एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है, EDUCATION। अब इसको हम अवगत करेंगे ई। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या देखा हमने, ई। ई मीन्स होता है एटिकेट। एटिकेट मीन्स होता है शिष्टाचार। तो देखिए, एजुकेशन के अंतर्गत हमने पहला शब्द क्या पढ़ा, एटिकेट यानी शिष्टाचार। तो देखिए, शिक्षा में क्या सिखाती है कि जो हमारा आचरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शिष्ट। यानी दूसरे से जब हम बोलते हैं, बात करते हैं तो हमारी बात करने का जो मैनर होना चाहिए वो विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। तो शिक्षा का पहला ही वर्ड हम देखते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है, एजुकेशन। और एजुकेशन की बात करते हैं तो पहला इसके वर्ण की बात करते हैं तो क्या आता है, ई। तो ई मीन्स होता है एटिकेट, यानी शिक्षा में क्या बनाती है, शिष्टाचार, यानी विनम्र, दूसरों से हमें बात कैसी करना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं डी। डी की बात करते हैं तो डी मीन्स होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अब देखिए, अनुशासन से आप सभी लोग परिचित हैं। अनुशासन क्या है, अनुशासन का अर्थ ही होता है कि स्वयं पर कंट्रोल करना, यानी स्वयं पर कंट्रोल करना। तो शिक्षा में क्या है, अनुशासन सिखाती है। अनुशासन से मतलब किस समय किस प्रकार से बात करना है, कौन छोटा है बड़ा है। तो हम देखते हैं दूसरा शब्द क्या आया, अनुशासन। ठीक है, इसके बाद तीसरी की बात करते हैं, यू। तो यू मीन्स होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी शिक्षा हमें विश्व बंधुत्व का गुण सिखाती है। ठीक, शिक्षा क्या है, हमें आपस में भाई से भाई बनाए हुए भाईचारे की भावना से अवगत कराती है। हम पढ़ते हैं, मित्रवत रहते हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता बढ़ती है, क्वेश्चन करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और हम देखते हैं किसके माध्यम से, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करती है, यदि हम एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो सी। सी से होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स होता है सृजनात्मकता। देखिए, यदि सृजनात्मकता की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करेंगे तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें सृजनात्मकता के बारे में ना पूछा जाए। क्योंकि सृजनात्मकता एक ऐसा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का कि इसके बिना शिक्षा मनोविज्ञान अपना अधूरा है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की। तो सृजनात्मकता मीन्स क्या होता है, अब सृजन मीन्स होता है निर्माण करना। अब निर्माण हम कब करेंगे, तो सृजन मीन्स, कई बार आप हमें अभी अभी कि मूर्ति चिंतन के बारे में, मूर्ति चिंतन क्या होता है, अमूर्ति चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। चाहे आप
प्राइमरी में देख लें, या फिर हम देखते हैं जूनियर में देख लें, या फिर यूपी टेट में देख लें, सी टेट में देख लें, ठीक है, किसी भी एग्जाम में देख लें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आपके सृजनात्मकता चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन ना मिले, कम से कम 2 क्वेश्चन। तो देखिए सृजनात्मकता, ठीक है, तो सृजनात्मकता की बात करते हैं तो किस शब्द से बना है? सृजन, और सृजन मीन्स होता है निर्माण करना। अब देखिए सृजनात्मकता क्या है? एक ही विषय वस्तु को कई प्रकार से सोचना, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सृजनात्मकता की बात करते हैं तो कई बार आ जाता है कि सृजनात्मकता संबंधित है मूर्त चिंतन से, अमूर्त चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी। तो मूर्त और अमूर्त की बात होती है तो सृजनात्मकता की बात करते हैं तो विस्तृतता है, ठीक है। अब वैसे और इसका बड़े में लें तो सृजनात्मकता की बात करते हैं, जैसे मान लो शिक्षक है, किसी विषय वस्तु के बारे में पूछता है ना, मान लो हमने ये दे दिया शिष्टाचार से संबंधित टॉपिक दे दिया बच्चों को, अब पूछा तो हम देखते हैं कि जो बच्चा जितना ज़्यादा बोल ले शिष्टाचार के बारे में, उसमें उतनी ही क्रिएटिविटी है, यानी सृजनात्मकता है, और जितना बोलेगा तो पक्का है कि उसके क्वेश्चन के आंसर में क्या होगी? वेरिएशन होगी। अब वेरिएशन होगी तो नवीनता भी होगी, मौलिकता भी होगी, आधुनिकता भी होगी। यानी सृजनात्मकता क्या है? अमूर्त चिंतन से संबंधित है। यदि अपसारी और अभिसारी से आ जाए तो अपसारी का क्षेत्र होता है विस्तृत, और हम देखते हैं क्या कहेंगे? अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सृजनात्मकता एक ही विषय वस्तु के बारे में कई प्रकार से सोचना। जब कई प्रकार से चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो हमारे प्रति उत्तर भी उसके बारे में अधिक होंगे, ठीक है। तो सृजनात्मकता का मीन्स क्या होता है? जब भी आए मूर्त चिंतन से संबंधित है, अमूर्त चिंतन से तो अमूर्त चिंतन से। आपने देखा होगा किसी भी की बात करते हैं, मान लो क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं तो सभी लोग हैं, है ना, इतने सारे हमारे वर्ल्ड में प्लेयर्स हुए, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिकेट का गॉड किसे कहा जाता है? सचिन को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने एक ही शॉट को, एक ही गेंद को कई प्रकार से खेला। जैसे रिवर्स स्विंग की बात करते हैं कोई भी, तो हम देखते हैं उसने एक ही गेंद को कई प्रकार से खेला, इसीलिए हम देखते हैं उसने एक ही गेंद के बारे में कई प्रकार से चिंतन किया कि किस प्रकार से खेला जाए, यानी उस व्यक्ति में क्या है? सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता क्या है? एक ही विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना, अपना चिंतन प्रस्तुत करना, ठीक है। तो दोस्तों क्रिएटिविटी हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं ए, तो ए की बात करते हैं। ई मीन्स होता है अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता। अब एक शब्द आता है अवेयरनेस यानी जागरूकता। तो देखिए शिक्षा क्या है? हमें जागरूक बनाती है। अब जागरूक कैसे बनाती है? हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने उदासीन हैं, कितने जागरूक हैं, ये हम कब जानेंगे? मान लो हम आप पढ़े हुए हैं, हमारे माता पिता हैं, गार्जियंस होते हैं, जो किसी विषय वस्तु को किसी के समक्ष रखने में अक्षम होते हैं, तो हम जब पढ़ लिख कर जाते हैं तो हम अपने माता पिता को अवगत कराते हैं, तो माता पिता हमारी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो हम अपना मौलिक का हक लेना पड़ता है वो ले लेते हैं किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा क्या है? हमें जागरूक बनाती है, अवेयरनेस करती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो शब्द आता है टी। तो टी मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों, जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो ये शब्द कई बार आपको मिलेगा, रूपांतरण, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब शिक्षक किसी छात्र से या स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करता है तो हम देखते हैं कि जब शिक्षक की बात छात्र के समझ में नहीं आती है तो शिक्षक कोशिश करता है कि शायद आपने कभी इसको पहले पूर्व में पढ़ा हो। जैसे मान लो कि आप को साइंस का टीचर पढ़ा रहा है और आपकी साइंस समझ में नहीं आ रही है, प्लेनेट का चैप्टर चल रहा है, ग्रह का चैप्टर चल रहा है, यूनिवर्स का चैप्टर चल रहा है, ब्रह्मांड का चैप्टर चल रहा है, तो साइंस वाला टीचर क्या कहता है? हो सकता है कि ज्योग्राफी में आपने प्लेनेट के बारे में पढ़ा हो। तो हम देखते हैं पहले सीखे हुए का पूर्व में सीखे हुए का प्रयोग करना। तो रूपांतरण क्या है? हम देखते हैं कि कई बार अधिगम की बात होती है, सीखने की बात होती है, तो पुराने सीखे को जब नए में शामिल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि शिक्षार्थी जो होता है, शिक्षार्थी की समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उसके स्मृति पटल पर पूर्व में जो उसने सीखा हुआ होता है तो उसका चित्र बनने लगता है। इसे कहते हैं रूपांतरण, यानी किसी सीखी हुई बात का वर्तमान में प्रयोग करना, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। एक होता है आई मीन्स होता है इंटीग्रिटी, यानी एकात्मकता, ये इसी को बोल सकते हैं एकाग्रता, ठीक है। तो इंटीग्रिटी यानी एकात्मकता या एकाग्रता।
अब शिक्षा के लिए कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी अध्ययन कर रहा है, शिक्षक अध्ययन कर रहा है या किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात जरूरी होती है एकाग्रता की। अब एकाग्रता ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की कक्ष में पढ़ रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरे से मतलब शोरगुल मुक्त होना चाहिए। अब वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी एकाग्रता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। हमारे अंदर एकाग्रता से मतलब कि हम पता पड़ा कि हम पढ़ रहे हैं। कभी कभी शिक्षार्थी क्या होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, शिक्षक पढ़ा रहा होता है और हम देखते हैं कि हमारा मन लगा होता है कि अरे 12 बजने वाले हैं, टीवी पे शो आने वाला है, पिताजी आ गए होंगे, मम्मी जी आ गई होगी, तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो एकात्मकता से मतलब क्या है, जब आपने देखा होगा कई बार आपके दैनिक जीवन में उदाहरण आते हैं कि कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारे मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं या घर में और जो कैंडिडेट होते हैं, तो हमारा जो ध्यान जो है पढ़ाई से वो हट जाता है, परे हो जाता है, यानी हमारी एकात्मकता कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी एनवायरनमेंट सही नहीं हो और हम देखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो शिक्षा की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, इंटीग्रिटी यानी एकात्मकता। इसकी बात देखते चलते हैं। ओ मीन्स होता है ऑप्टिमिज्म, या आशावादी। ठीक है, तो ये भी शिक्षित व्यक्ति का है आशावादी, ऑप्टिमिज्म। अब देखिए ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं तो शिक्षा क्या हमें आशावाद बनाती है, आशावादी बनाती है। अब आशावादी क्या, आप देखते हो कि हमारे एमपी में जो तैयारी चल रही है तो लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं, इसके बाद भी परीक्षाएं बैक टू बैक होते चली जाती हैं। अब फिर भी हम लगे रहते हैं कि हो सकता है परीक्षा अगले साल हो जाए, अगले महीने हो जाए, तो हम देखते हैं और हम फिर भी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो इसे कहते हैं आशावादी। यानी किसी भी विषय वस्तु के प्रति पूरी तरह से लगन के साथ तैयारी करते रहना और भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की कामना करना। तो शिक्षा में क्या है, आशावाद बनाती है। आपने देखा होगा कि हम पढ़े लिखे होते हैं तो कोई भी यदि व्यक्ति होता है, कोई उलझता है असामाजिक तत्व, तो हम अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा क्या कहती है, हम अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं, तो इसे कहते हैं आशावादी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो एक शब्द आता है एन की बात करें तो नोवेलिटी। ठीक है, नोवेलिटी या जिसे कहें सज्जनता। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, हम में सच्ची नागरिक का निर्माण करती है। तो सज्जनता मीन्स होता है सच्चा नागरिक बनाती है। तो इस प्रकार से बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला शब्द क्या आता है, शिक्षा। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात करते हैं तो इतने इसके पर्याय इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए कई बार भ्रांतियां ये होती हैं, जब भी यदि पूछ लिया जाए आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, देखिए मनोविज्ञान, अब यदि आ जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान की बात करते हैं या फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, मनोविज्ञान के जनक जब भी आ जाए तो क्या हम पढ़ेंगे, अरस्तु। तो जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान की जनक कौन है तो क्या लिखेंगे हम, अरस्तु। अब बात आती है एजुकेशन शिक्षा, एजुकेशन मनोविज्ञान की, एजुकेशन साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इसके जनक क्या हो जाएंगे, जब इसकी बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। ठीक है, बात होती है यदि मनोविज्ञान के जनक फादर ऑफ साइकोलॉजी तो अरस्तु, बात होती है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी तो थॉर्नडाइक। अब यदि बात आती है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आधुनिक मनोविज्ञान की बात होती है तो उनका नाम आएगा विलियम वुंट। विलियम वुंट। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कई बार आपका प्राइमरी क्वेश्चन में, यही प्राइमरी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। अब अरस्तु की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के जनक हैं, लेकिन जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक, और इसकी बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जैसे आप पढ़ोगे अभी आप अगली क्लास में कि प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो भी विलियम वुंट। यही वो मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट जिन्होंने, हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो एक अलग विषय के रूप में नाम दिया था, क्योंकि पहले क्या था, मनोविज्ञान जो था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र
के जनक कौन है? अरस्तु। तो इसीलिए मनोविज्ञान की बात करते हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? अरस्तु। लेकिन हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा किसने दी है? तो विलियम वुंट ने। इसीलिए हम देखते हैं इन्होंने प्रयोगशाला का निर्माण किया था, और आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहली प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के लीपजिग नगर में। और किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वुंट। तो यही वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अपना प्रथम संप्रदाय दिया था, और पहले संप्रदाय का नाम क्या था? संरचनावादी। तो हम देखते हैं संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट। और उसी में इन्होंने हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करके एक अलग विषय का नाम दिया था। तो चूंकि जब भी यदि आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन जब भी यदि आ जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग विषय का रूप दिया था। और कौन से संप्रदाय के माध्यम से? संरचनावाद। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा शिक्षा के बारे में। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे। अभी हम इसको टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक आए हैं जैसे सृजनात्मकता, है ना, ये रूपांतरण को अभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कई बार अब जैसे हमने डिसिप्लिन को पढ़ा, अनुशासन को पढ़ा, तो इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जैसे प्राचीन में हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को, या शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बालकों को अनुशासन स्थापित करने की प्राचीन विधियां कौन कौन सी थीं? तो जो प्राचीन शिक्षण संस्थान हुआ करते थे, जब शिक्षा मनोविज्ञान को या शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया था, तो हम बात करते हैं कि प्राचीन की बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, तो प्राचीन शिक्षण विधियां कौन सी थीं, या अनुशासन, बच्चों में अनुशासन स्थापित करने की प्राचीन विधियां कौन सी थीं? तो पहले देखिए क्या होता था दोस्तों, कि जो संस्थान होती थी, इंस्टीट्यूट होते थे, तो उनका एनवायरनमेंट इतना हार्ड हुआ करता था, इतना जटिल हुआ करता था कि बालक जाने में ही कतराता था। यानी भय एवं दंड की बात करते हैं, तो भय एवं दंड अनुशासन में स्थापित करने की महत्वपूर्ण विधियाँ थीं। अब क्योंकि अब हम किसको पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान को। अब मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान की बात करते तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि आज जो पहले शिक्षा थी वो क्या थी? अध्यापक केंद्रित थी। यानी हमारे गार्जियन से जाते थे और हमें किसके सुपुर्द कर देते थे? संस्थाओं के सुपुर्द कर देते थे, और कहते थे कि लो हमारा जो बालक है वो मिट्टी का घड़ा है। लेकिन मनोविज्ञान के आने से शिक्षा क्या हो गई है? बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो मनोविज्ञान के आने से हम देखते हैं कि आजकल शिक्षण विधियों में जो परिवर्तन हुआ है, तो अनुशासन स्थापित करने की विधियां कौन सी हो जाएंगी? तो हम देखते हैं प्रेम, है ना, प्रेम की बात करें, प्रशंसा की बात करें, सहानुभूति की बात करें, तो हम देखते हैं कि बालक को जब तक, मनोविज्ञान कहता है कि जब तक कोई बालक सीखने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जब तक वो सीख नहीं सकता। अब जब हम देखते हैं पहले से डर का माहौल क्रिएट किया जाएगा, भय का, तो बालक वही रहता था। अब आजकल क्या है? हम देखते हैं प्रशंसा और प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। यानी बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जा रही है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आज शिक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है? बाल केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है? तो 99% क्या 100% बता देंगे, अरे इतना सरल क्वेश्चन, शिक्षा की बात करते हैं तो क्या है? बाल केंद्रित है। लेकिन यदि इसी को घुमा के दे दिया जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, और ऑप्शन ही दे दिया जाए कि बालक शिक्षा के लिए है, ना कि शिक्षा बालक के लिए, दूसरा दे दिया जाए शिक्षा बालक के लिए है, ठीक है, ना कि बालक शिक्षा के लिए, तीसरा दे दिया जाए दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए हमें बिल्कुल नहीं रटना, तो बिल्कुल नहीं है, हमें ये देखना है बाल केंद्रित। यानी हम देखते हैं कि बालक को ऐसी शिक्षा जिसमें हम देखते हैं बालक को महत्व दिया गया हो। तो बालक को महत्व किस में दिया जाएगा कि हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो हम देखते हैं जिसमें बालक को सर्वोपरि माना जाए बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमने शिक्षा को पढ़ लिया। अब आ जाता है शिक्षा की यदि बात करते हैं तो शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। अब कभी कभी पूछ लेते हैं एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन शब्द है तो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो हम देखते हैं किससे? एजुकेटम। इसको क्या कहेंगे? एजुकेटम। अभी आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में, एमपीटेट में कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? नंबर 1 अंग्रेजी भाषा का शब्द है, नंबर 2
ग्रीक भाषा का शब्द है, नंबर 3 लैटिन भाषा का शब्द है, नंबर 4 संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जब एजुकेटम की बात करेंगे तो एजुकेटम क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है ना। तो लैटिन भाषा की बात करेंगे। कई अभी हम पढ़ेंगे ग्रीक भाषा, ग्रीस भाषा। तो जब ग्रीक की बात करते हैं, यूनानी की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं तो एक ही होती है। कभी हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम सोच लेते हैं ग्रीस है कि ग्रीक है, तो सब एक ही हैं, यूनान है ना। लेकिन जब यहाँ लैटिन भाषा की बात करते हैं तो लैटिन जब ये आ जाएगा, एजुकेटम किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा की बात करते हैं तो किन शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और ड्यूको, ई प्लस ड्यूको। अब ई मीन्स क्या होता है, इंटरनल, यानी जब भी शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा क्या है। देखिए आप सभी लोग जैसे इतने लोग बैठे हुए हो, हम किसी के चेहरे की तरफ देख के ये नहीं कह सकते, बिना उसके हम देखते हैं जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक हम किसी शिक्षार्थी के बारे में नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति या अमुक शिक्षार्थी कितना पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। तो ई मीन्स होता है इंटरनल, यानी आंतरिक शक्तियाँ। ड्यूको मीन्स होता है आगे बढ़ना या बाहर की ओर निकालना। तो हम देखते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा की बात करते हैं तो बालक में जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनको बाहर की ओर प्रकट करना। कोई भी व्यक्ति है कितना भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो संप्रेषण नहीं करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेगा, तब तक हम उसकी गुणवत्ता को तवज्जो नहीं दे सकते, समझ नहीं सकते। तो यही हम देखते हैं, एजुकेटम की बात करते हैं तो एजुकेटम क्या कहता है, कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या है, उसके अंदर क्या समाहित है, क्या सम्मित है, उसको बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है ना। तो हम देखते हैं कई बार हमारे जीवन में, कई बार ऐसा कोई शिक्षार्थी नहीं है जो हम देखते हैं कि समय समय पर, कई बार आपने पढ़ा होगा तो कई बार क्या होता है कि क्लास में हमारे सर क्वेश्चन करते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें पता भी होता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम देखते हैं आंसर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि शायद ऐसा ना हो कि हमसे आंसर नहीं बने तो बगल वाला क्या समझेगा या सर क्या समझेंगे। तो इसी वजह से, और जबकि सर के द्वारा जब वही आंसर को बताया जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस, फिर हमें लगता है कि काश हमने बता दिया होता। तो शिक्षा क्या है, यही शिक्षा है कि हमारे अंदर जो है उसका प्रकटीकरण करना, उसको प्रकट करना। ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो कभी क्वेश्चन नहीं करता है क्लास में, एक व्यक्ति है जो क्वेश्चन कभी क्लास में नहीं करता है, और एक व्यक्ति है जो क्वेश्चन करता है। तो थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख नहीं, जब से सबसे गुणवान माना जाएगा। क्यों? हम जब शिक्षार्थी के रूप में क्वेश्चन करते हैं सर से, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मूर्ख बनता है, लेकिन उसका फायदा सभी व्यक्तियों को मिलता है। हो सकता है कि हमारे अंदर जो आंसर चल रहा हो सही ना हो, वो सूट नहीं करता हो, मैच नहीं करता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। वो कब होगा, जब तक, है ना, हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक कोई ये नहीं देख सकता कि आप कितने योग्य हो, कितने शिक्षक हो, आपके अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है। ठीक है। अब ये एजुकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं साइकोलॉजी, है ना। तो कई बार हमने शुरू में भी शायद बताया था कि इसके बारे में कई धारणाएं हैं कि बाल विकास पढ़ रहे हैं, कि बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, है ना। और बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करना। अब बालक की अवस्थाओं की बात करते हैं तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गर्भावस्था से लगाकर किशोर अवस्था तक की अवस्थाओं का वर्णन करना। और बाल मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बाल मनोविज्ञान के जनक कहेंगे तो स्टेनली हॉल। ठीक है। तो दोस्तों अब बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अब यदि कोई कहे कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सी ब्रांचें हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं या बाल मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। और बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। और बाल विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, है ना। अगले चैप्टर में जब हम अच्छी तरह से विकास को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बालक की जो बात होती है, अवस्थाओं की बात होती है, तो हम देखते हैं जब भी बालक की विकास की अवस्थाओं की बात होती है तो बालक के विकास की अवस्थाओं कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से, है ना, गर्भावस्था से। और हम देखते हैं गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसके बाद में देखते हैं
आगे और भी चैप्टर चलेंगे। तो बेसिक हमने अभी करवाया, इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विकास को पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम को पढ़ेंगे, है ना, और अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे, सृजनात्मकता को पढ़ेंगे, बुद्धि को पढ़ेंगे, व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, है ना। जितने भी चैप्टर हैं सारे को क्रम से चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।